नमस्कार। झारखंड की राजनीति दिलचस्प हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कई चीज़ों को बदल दिया है। पार्टियों के गेम प्लान चेंज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उसके नेता हालांकि मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से जिस बात की चर्चा हो रही थी और जो स्थितियां दिख रही थी, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। सरकार भी स्थानीयता का कानून पास कराने की तैयारी में है और अगर उसको पास करा लेती है तो सरकार क्या करेगी यह भी स्पष्ट नहीं है। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का आगे का क्या स्टेप होगा, आगे क्या गेम प्लान होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें, सारी स्थितियां अब एक तरह से फिर वापस इसको कह सकते हैं कि स्क्वायर वन पर आ गई हैं। कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले तक ऐसा लग रहा था कि बहुत उथल पुथल होनी है, जिसका संकेत राज्यपाल रमेश बैस ने दिवाली के समय जब वो अपने गृह प्रदेश गए थे छत्तीसगढ़, तो वहाँ उन्होंने इसका हिंट दिया था। और 2 घटनाएं ऐसी हुई थी जिनसे लग रहा था कि अब बहुत जल्दी कुछ उथल पुथल होनी है। राज्यपाल ने कहा था कि एक आध एटम बम फूट सकता है झारखंड में। अब एटम बम तो बहुत बड़ी बात होती है, एटम बम तो सब कुछ तबाह कर देने वाली चीज़ है। अगर वैसा कुछ होने की बात गवर्नर ने कही थी तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके तुरंत बाद केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, प्रवर्तन निदेशालय है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुख्यमंत्री को नोटिस दिया और उनको पूछताछ के लिए तलब किया। हालांकि वो गए नहीं और उन्होंने एक अलग पोजीशनिंग की अपनी, लेकिन ऐसा लगा था कि जो राज्यपाल ने कहा है एटम बम फूटने का, उसका समय आ गया है। एटम बम फूटने का मतलब ये था कि राज्यपाल के पास जो सिफारिश आई थी चुनाव आयोग की, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द हो जाएगी, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। हालांकि खुद ही राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने दोबारा सेकंड ओपिनियन के लिए वो सिफारिश या वो रिपोर्ट भेजी है चुनाव आयोग को, लेकिन वो आने में बहुत समय नहीं लगता। अगर राज्यपाल एटम बम फूटने की बात कर रहे थे तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता कि वो सिफारिश आ जाती और राज्यपाल घोषणा कर देते। और उसके तुरंत बाद ईडी ने समन किया तो ये लगा कि अब ईडी की भी कार्रवाई तेज होगी, मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। और इसका संकट सीधा आ रहा था सरकार के ऊपर। इससे ऐसा लग रहा था जो एटम बम फूटने की बात थी, वो एटम बम ये होता कि मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगती, उनसे पूछताछ आगे बढ़ती, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती। सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस, जिसके टूटने की चर्चा इतने दिनों से है, वो पार्टी टूट जाती, सरकार गिर जाती, राष्ट्रपति शासन लग जाता, ऐसा कुछ। एटम बम का तो मतलब यही निकाला गया था। लेकिन अब वो एटम बम तो पता नहीं कब फूटेगा या नहीं फूटेगा। उसके पहले जो थोड़े बहुत जो बम थे वो भी लगता है फुस हो गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 2 विषयों को लेकर के जो जनहित याचिका दायर थी हाई कोर्ट में, उसके बारे में कहा है कि वो सुनवाई के योग्य नहीं है। उसकी मेंटेनेबिलिटी पर फैसला सुनाते हुए जो चीफ जस्टिस अभी रिटायर हुए यूयू ललित, उनकी बेंच ने कहा कि ये दोनों याचिकाएं सुनवाई के योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो माइनिंग लीज को लेकर के इतना हल्ला मच रहा है, उस माइनिंग लीज का मकसद मुख्यमंत्री का लाभ कमाना नहीं था और वो जमीन उनके पास थी जिस पर उन्होंने लाभ कमाने के मकसद से कोई काम नहीं किया है, इसलिए इसमें कोई आपराधिकता नहीं है। और जो फर्जी कंपनियों के बहाने मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो आप आगे बढ़िए, जांच करिए। याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये स्थिति, अब जो सबसे पहला और बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर माइनिंग लीज का मामला, उस पर दायर की गई जनहित याचिका सुनवाई के योग्य ही नहीं है, उसमें कोई आपराधिकता नहीं है, तो चुनाव आयोग उस पर क्या फैसला करेगा? अब चुनाव आयोग ये कैसे फैसला कर सकता है? उसमें किसी तरह के भ्रष्टाचार की बात कैसे हो सकती है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है? इसका मतलब है कि अब अगर बहुत ही बड़ा भी फैसला कोई करे चुनाव आयोग, तो वो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इम्प्रोप्राइटी का मामला बता करके, कदाचार या गलत आचरण का मामला बता करके, पद की गरिमा के अनुकूल मामला नहीं बता करके आप मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। उनके चुनाव लड़ने पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती है। चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का मामला तभी आता है जब कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, और सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो जाहिर तौर पर आप अब चुनाव लड़ने से नहीं रोकेंगे, फिर सदस्यता समाप्त करने से क्या मकसद हासिल होगा? सदस्यता अगर समाप्त करते हैं तो फिर वो दोबारा शपथ ले सकते हैं
या दोबारा चुनाव लड़के आ सकते हैं, और उस बीच कोई व्यक्ति उनके स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को भी इस बात का कुछ अंदाजा था क्या, या राज्यपाल को भी कुछ संभावना थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह का आ सकता है? यह मामला जो है वो मई से चुनाव आयोग के सामने है। मई में शिकायत हुई थी और मई के पहले ही बल्कि शिकायत हुई थी और मई से चुनाव आयोग सुनवाई कर रहा था, और अगस्त के आखिरी हफ्ते में उसने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी राज्यपाल को। लेकिन राज्यपाल 2 महीने तक इस रिपोर्ट को दबा करके बैठे रहे, और अब लगभग 2.5 महीने के बाद, रिपोर्ट जाने के लगभग 2.5 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार नहीं है, इसमें कुछ ये जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को कुछ अंदाजा था और इसी वजह से कोई फैसला नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर सदस्यता खत्म करने का या उनको चुनाव लड़ने से रोकने का फैसला होता तो वो अदालत में नहीं टिकता। तो अब इसका क्या मकसद था? क्या इसका मकसद यह था कि राज्य में असमंजस की स्थिति पैदा की जाए, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा की जाए, और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए, असमंजस की स्थिति बनाने के लिए क्या केंद्रीय संस्थाओं का, राज्यपाल के ऑफिस का या चुनाव आयोग के ऑफिस का दुरुपयोग हुआ है? अगर ये असमंजस की स्थिति आप देखिए, ये पिछले 4 महीने में जो असमंजस की स्थिति 5 महीने से बनी हुई है, उस बीच क्या क्या हुआ? उस बीच कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, उसके विधायकों को पैसा देने की कोशिश हुई, और बजाबता इसके मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो अगर ये सारी चीजें चुनाव आयोग के संज्ञान में क्या ये सारी चीजें नहीं आई कि उसके ऑफिस का दुरुपयोग किया जा रहा है कोई राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए? तो ये तमाम सवाल हैं कि चुनाव आयोग ने उसी समय क्यों नहीं खारिज कर दिया कि इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस BN खरे ने लिख करके दिया कि इसमें ये लाभ के पद का मामला नहीं बनता है। इसके बावजूद मामला लंबित रहा, इसके बावजूद उसकी रिपोर्ट गई राज्यपाल के पास, राज्यपाल के यहाँ 2.5 महीने से वो रिपोर्ट लंबित है, और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि उसमें कोई आपराधिकता नहीं है, उसकी याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। तो अब सवाल है कि अब बीजेपी क्या करेगी? अब बीजेपी के पास कोई बीजेपी वैसे भी कोई राजनीतिक पहल करती नहीं दिख रही थी। जो पहल हो रही थी वो पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की हो रही थी, या केंद्रीय एजेंसियों के जांच की वजह से हो रही थी। तभी अब जो एकमात्र रास्ता दिख रहा है वो ये है कि केंद्रीय एजेंसियां आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री और उनके परिवार और उनकी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो आप आगे बढ़िए। तो ईडी ने पिछले 4-5 महीने में, जून के महीने से लेकर के अभी तक ईडी ने जो कुछ भी किया है, उसने माइनिंग सेक्रेटरी को अरेस्ट किया हुआ है, उसने माइनिंग सेक्रेटरी के सीए को अरेस्ट किया हुआ है, उसने मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि को अरेस्ट किया है, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले 2 कारोबारी प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। तो अब इन लोगों से पूछताछ में, इनके यहाँ छापों से अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कोई सबूत मिले हैं, उनके आधार पर ईडी कार्रवाई करेगी, और उस कार्रवाई से अगर कोई दबाव बढ़ता है, दबाव बनता है मुख्यमंत्री के ऊपर या उनकी पार्टी के लोगों के ऊपर, तो उससे कोई रास्ता बनेगा बीजेपी के लिए, या जिसकी तैयारी पिछले 2 महीने से या 2 साल से हो रही है, उसका रास्ता बनेगा अगर इस तरह की कोई हलचल मचती है, इस तरह से कोई उलटफेर होती है केंद्रीय एजेंसी की जांच से। लेकिन उसमें खतरा यह है कि अगर संवैधानिक संस्थाएं कुछ नहीं करती हैं, राज्यपाल या चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है, और ईडी सीबीआई के जरिए कुछ किया जाता है, तो उससे सहानुभूति हो जाएगी मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के लिए। और इसको समझते हुए ही उन्होंने तमाम ऐसे फैसले कर दिए हैं जो लोक लुभावन फैसले थे, जिनसे लोगों को आकर्षित किया जा सके, और अंत में अब वो स्थानीयता का कानून पास कराने की तैयारी कर रहे हैं। अगर विधानसभा से स्थानीयता का कानून पास हो जाता है और उसी बीच ईडी या सीबीआई के थ्रू कोई कार्रवाई होती है, तो सीधा चुनाव में जाने की स्थिति बनेगी और मुख्यमंत्री चुनाव में जाने का फैसला कर सकते हैं। और वो स्थिति बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि बीजेपी अभी चुनाव की तैयारी में नहीं है। बीजेपी का जो अभी करंट लीडरशिप है, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हो या प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हो, इन सब की उम्मीद यह है कि सरकार गिर जाएगी और 2 साल सरकार चलाने का मौका मिलेगा। अगर वो स्थिति, चुनाव की तैयारी बीजेपी नहीं कर रही है, बल्कि जो सत्ता में बैठा है, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो इसलिए अभी सरकार गिरा करके और चुनाव में जाने का भी अगर सोचते हैं मुख्यमंत्री, तो बीजेपी को ये स्थिति उसके अनुकूल नहीं होगी, इसलिए बीजेपी भी इसको भी रोकना चाहेगी। तो अभी सारी चीजें झारखंड में जो है, जो तस्वीर अभी लग रहा था थोड़ी बहुत साफ हो रही थी, वो और उलझ गई है। ऐसा देखने से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई, और अब सरकार को भी राहत हो गई, मुख्यमंत्री को भी राहत हो गई। लेकिन ऐसा है नहीं, ये राहत तात्कालिक है। अभी अगर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए कुछ होता है और मुख्यमंत्री अपनी पोजीशनिंग उस हिसाब से करते हैं, तो नई तस्वीर उभरेगी झारखंड में।
और वो 11 तारीख के बाद, 12 तारीख के बाद ये, या 15 नवंबर को जो झारखंड दिवस है उसके बाद कुछ स्थितियां बनेंगी। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो गुजरात का चुनाव समाप्त होने के बाद जो नई तस्वीर बनेगी उसमें उसके बारे में अभी से कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। ये एक तरफ माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी और उसके जो लोग काम कर रहे हैं वो बैकफुट पर होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि केंद्रीय एजेंसियों को मिली हरी झंडी से उनका हौसला बढ़ा हो कि अब केंद्रीय एजेंसियों के शिकंजे में मुख्यमंत्री और उनका परिवार और उनकी पार्टी आ जाएगी, फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो ये कुल मिलाकर झारखंड की स्थिति अभी उलझ गई है। तस्वीर जितनी साफ होनी चाहिए थी उतनी साफ नहीं हुई है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग अपना सेकंड ओपिनियन क्या देता है और राज्यपाल उसकी घोषणा कब तक करते हैं। तो ये सब 11 नवंबर या 15 नवंबर के बाद ये साफ होगा। उसके बाद फिर गुजरात चुनाव के बाद बनने वाली स्थितियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।